जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ला लर्निंग एकेडमी में। आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए और हिंदी की क्लास में क्या पढ़ेंगे? हिंदी शिक्षा शास्त्र मतलब पेडोलॉजी। हिंदी पेडोलॉजी की आज क्लास है जो आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी। तो देरी न करते हुए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रश्न कह रहा भाषा सीखने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? क्या अनुवाद विधि होगी या व्याकरण विधि होगी या संप्रेषण विधि होगी या फिर प्रत्यक्ष विधि होगी? यदि प्रश्न कह रहा है, सीटेट लेवल का प्रश्न है, ये कह रहा भाषा सीखने की सर्वोत्तम विधि, तो वहां पर अनुवाद विधि या व्याकरण विधि नहीं होगा, आपका होगा संप्रेषण विधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्यों? संप्रेषण भाषा विचारों का आदान प्रदान करना, संप्रेषित करना भाषा को बहुत आसान बनाता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया सर्वोत्तम विधि। सबसे उत्तम विधि कौन? संप्रेषणात्मक विधि। संप्रेषण की विधि ही सबसे उत्तम विधि होगी। किस लिए? भाषा सीखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? जो हमारी भाषा है, आपकी भाषा है, प्रश्न उसका मूल उद्देश्य क्या है? क्या नियम याद करना या व्याकरण समझना या संचार करना या फिर लेख लिखना? भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? सबसे मूल उद्देश्य भाषा आदमी क्यों सीखता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, संचार करने के लिए, व्यक्ति को कोई बात बताने के लिए, उस व्यक्ति की बात समझने के लिए। व्यक्ति किसका इस्तेमाल करता है? भाषा का। किसका इस्तेमाल करेगा? भाषा का। भाषा से क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान किससे होता है? भाषा से होता है। संचार का माध्यम क्या है? किस माध्यम से हम संचार करते हैं? जी भाषा। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से संचार क्या होता है? स्थापित होता है। और प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? तो भाषा का हमारा मूल उद्देश्य होगा संचार करना, संचार स्थापित करना, विचारों को आदान प्रदान करना, अपनी भाषा को किसी व्यक्ति को समझाना, उस व्यक्ति की भाषा को समझना। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृभाषा में सीखना बच्चे के लिए क्यों लाभकारी है? मातृभाषा मतलब बच्चा जहां जन्मता है, उस परिवार, उस स्थान की विशेष भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा में सीखना बच्चे के लिए क्यों लाभकारी होता है? क्योंकि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा के, माता के, परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है, और परिवार के सदस्य, माता या अन्य स्थानीय लोग जो भाषा बोलते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्थान पर पैदा हुआ, मान लिया स्थान ए है, वहां के जो निवासी हैं जो भाषा बोलेंगे वह उस स्थान की मातृभाषा या लोकल भाषा कहलाएगी। उस भाषा में सीखना बच्चे के लिए क्यों लाभकारी है? बच्चे के लिए क्यों लाभकारी है? क्योंकि वो परिचित होता है। क्योंकि वो परिचित होता है, क्योंकि शिक्षक को सुविधा होती है। मातृभाषा से शिक्षक को सुविधा नहीं हो सकती है, क्योंकि यह सरल विषय है, क्योंकि इसे अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। अब मातृभाषा बच्चे के लिए जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें, क्योंकि वह परिचित भाषा होती, बच्चे जब जन्म लेता है उस परिवार में, उस कुटुंब में, उस स्थान पर, उस लोगों की भाषा के संपर्क में सबसे पहले आता है, इसलिए वह बालक उस भाषा से परिचित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय भाषा शिक्षण में प्रमुख कठिनाई क्या है? दूसरी भाषा में शिक्षण करें तो कठिनाई क्या है? द्वितीय भाषा, मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी भाषी है, बच्चा क्या है? हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी मतलब बोलने वाला। अब उसको, ये हिंदी भाषी है, अब उसको कहा जाए चलो भाई तेलुगु में करो। क्या पढ़ाई किसमें करो? तेलुगु में करो। तेलुगु में क्या करो?
पढ़ाई करनी है आपको। तेलुगु में पढ़ाई करो तो बच्चे को कठिनाई महसूस होगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। तो प्रमुख कठिनाई क्या है? प्रश्न कह रहा है क्या शब्दावली की कमी, उच्चारण या व्याकरण या सब। यदि बालक द्वितीय भाषा में शिक्षण कार्य या अधिगम करता है तो उसमें ये शब्द, ऑप्शन नंबर डी, सभी कठिनाइयां आएंगी। शब्दावली की कमी होगी, उच्चारण की भी कमी होगी, व्याकरण भी समझ में नहीं आएगा। ये सारी कठिनाइयां उस बालक को फेस करनी पड़ेंगी, उस बालक को सामना करने पड़ेगा। किनका? इन सारी कठिनाइयों का। अगला प्रश्न, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न कह रहा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हैं, ये क्या है? ये परीक्षण के उपकरण हैं, ये शिक्षण सिद्धांत हैं, ये गणना की विधियां हैं, ये भाषा के 4 कौशल हैं। पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। क्योंकि बालक जब सुनेगा, बोलेगा, तभी पढ़ेगा और लिखेगा। ये भाषा के 4 पहलू हैं, 4 मुख्य आधारभूत तत्व हैं, स्थितियां हैं। इनके बगैर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। अगला प्रश्न, व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? प्रश्न कह रहा है क्या नियम रटना, बच्चों को नियम रटाना, सही भाषा का प्रयोग सिखाना, परीक्षा में अंक लाना, लेखन याद करना। प्रश्न व्याकरण पढ़ाने का, व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है? प्रश्न ऐसी स्थिति पूछ रहा है, क्या नियम रटाने के लिए? नहीं, रटना रटाना बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं हो सकता। सही भाषा का प्रयोग करने के लिए जी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या? भाषा का सही उपयोग या प्रयोग करना। यदि आपको भाषा ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तो आप भाषा का गलत तरीके से गलत इस्तेमाल करेंगे। तो व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का सही प्रयोग करना। अगला प्रश्न, सुनना कौशल का विकास किससे होता है? सुनना कौशल का विकास किससे होता है? क्या पठन से होता है? क्या प्रश्नोत्तरी से होता है? क्या लेखन अभ्यास से होता है? क्या कहानी सुनने से होता है? सुनने का कार्य, सुनने का कौशल किससे होता है? यदि कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक, माता पिता या कोई परिजन बच्चे को कहानी सुनाए, कविता सुनाए, या कोई रोचक यात्रा की कहानी सुनाए, या कोई वर्णनात्मक कोई किस्सा सुनाए, उससे क्या होगा? उससे होगा बच्चे में सुनने का कौशल विकसित होगा। ऑप्शन नंबर ए, कहानी सुनाने से या कोई वृत्तांत सुनाने से, कोई पाठ सुनाने से, मतलब बच्चे को सुनाने का कार्य किया जाएगा तो बच्चे में क्या विकसित होगा? बच्चे में सुनने का कौशल क्या होगा? विकसित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पठन कौशल के लिए उपयुक्त विधि क्या है? पठन, पढ़ने के कौशल के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? क्या अनुवाद है? क्या लेखन अभ्यास है? रटना है? या मौन पठन है? पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए या पढ़ने के कौशल के लिए उपयुक्त विधि अनुवाद कदापि नहीं हो सकता। लेखन अभ्यास, लेखन अभ्यास किसके लिए होगा? ये लेखन के लिए उपयुक्त होगा, लेखन के लिए। रटना, बिल्कुल रटना रटाना कहीं पर पॉजिटिव नहीं है बालक के लिए। मौन पठन, मौन पठन में क्या होगा? यदि बालक मौन पठन करता है, उसका चिंतन कर सकता है, उससे दूसरे बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। वह जो भी पढ़ेगा उसको अपने दिमाग में उसको स्टोर कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। उसको समय आने पर पुनः स्मरण करके याद कर सकता है, स्मरण करके याद कर सकता है, याद कर सकता
है। कौन? बच्चा। पठन कौशल से चीजों को, रचनाओं को या अपने प्रश्नावली को आसानी से याद किया जा सकता है, इसलिए मौन पठन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? प्रतिक्रिया, भाषा शिक्षण में क्रिया के, चलिए उसको बाद में समझेंगे। भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? क्या शिक्षक की राय, छात्र का उत्तर, परीक्षा परिणाम या अनुशासन? प्रतिक्रिया, मान लीजिए कि अध्यापक ने अपनी कक्षा में छात्रों से कोई प्रश्न किया और छात्र ने तुरंत उस प्रश्न का उत्तर दिया, तो यहां शिक्षक ने क्रिया की है। शिक्षक ने जो प्रश्न किया उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। और जो छात्र ने किया उसको कहेंगे प्रतिक्रिया। मतलब उस क्रिया पर तुरंत कार्रवाई, जवाब दिया, उसे प्रतिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रश्न के लिए उपयुक्त उत्तर क्या होगा? भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया का अर्थ छात्र के उत्तर से, छात्र ने उत्तर दिया है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? छात्र का उत्तर। भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होगा? छात्र का उत्तर। शिक्षक ने सवाल किया और छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, वही प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में कहानी कहने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां भाषा शिक्षण की बात की जा रही है, भाषा शिक्षण की, क्योंकि हिंदी की क्लास है इसलिए भाषा शिक्षण की बात की जा रही है। भाषा शिक्षण में कहानी कहने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न कह रहा है क्या मनोरंजन, व्याकरण सिखाना, रुचि व कल्पना शक्ति का विकास करना, लेखन अभ्यास? भाषा शिक्षण में कहानी कहने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका होगा रुचि व कल्पना शक्ति का विकास।